नमस्कार मित्रों, कैसे हो? सभी को राम राम, गुड इवनिंग। चलिए अब हम चलते हैं दीप व्याकरण के पार्ट में। देखते हैं लिपि के बारे में। किसके बारे में? लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि, सबसे पहले लिपि कहते किसको है? आप सभी के मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि लिपि कहते किसको? लिपि देखिएगा, जो ये हम कुछ भी लिखते हैं ये शब्द, तो इसका जो लिखने का जो ढंग होता है ना, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर हम जो व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि होती है। क्या होती है? इसका मतलब लिपि क्या है? एक लेखन चिन्ह, लेखन के चिन्ह हैं। अभी हमारी जो हिंदी है उसको हम देवनागरी रूप में लिखते हैं। इसके अलावा देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देवनागरी में एक तो हिंदी है ही, हिंदी के अलावा संस्कृत भी देवनागरी का ही पार्ट है। संस्कृत के अलावा मराठी, कोंकणी जो गोवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसके अलावा नेपाली। इन सभी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी भाषा के लिए कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर होगा रोमन लिपि। कौन सी लिपि होगी? रोमन। पंजाबी की होगी गुरुमुखी। पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। हम शब्द शुद्धि में देखते हैं, गुरु के लिए रू बड़ा होता है या छोटा? कमेंट करके आप बताइए। और उर्दू में कौन सी लिपि होती है? फारसी लिपि। फारसी लिपि उर्दू के लिए प्रयुक्त होती हैं। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए, हम सभी के लिए मान्य है। उसका जो निर्धारित रूप है, देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है, उसका मानक रूप अभी देखेंगे। देवनागरी लिपि मानक रूप देखिएगा ध्यान से। इसमें स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर में हो जाएंगे स्वर जो है ए, आ, इसके अलावा ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये सभी क्या है? स्वर है। इसमें ए की तो कोई मात्रा ही नहीं है और आ की मात्रा ये होगी। ठीक है।
और छोटी ई की मात्रा ये हो गई और बड़ी ई की ये हो गई, छोटा ऊ की ये हो गई, बड़ा ऊ की ये हो गई और री की ये हो गई और ए की ये और आई की ये हो गई और ओ की हो गई ये और औ की हो गई ये। इसके अलावा स्वर में कौन कौन से हैं? एक देखिए अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार के लिए कौन सा जो मानक रूप है, संकेत चिन्ह वो देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? अंग को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। इसका चिन्ह ये ऊपर जो बिंदी होती है ना, उसको अनुस्वार कहेंगे। जैसे हम देखेंगे लिखा हुआ होता है ना हंस, संपदा। इसके अलावा भी आप कमेंट करके बताइए, अनुस्वार वाले 10 शब्द लिखकर आप कमेंट कीजिएगा। आप क्या समझे अनुस्वार से? अनुस्वार जो अपनी भाषा में हम कहते हैं ना, जो बिंदी लगी होती है ना, उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कई वर्ड में जो ये हिंदी वर्ड है ना, हिंदी में भी जो बिंदी लगी है वो अनुस्वार ही है। एक बात ध्यान रखना आप, अनुस्वार और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहेंगे। चंद्र बिंदु में अंतर होता है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर होता है। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहेंगे। ये देखिएगा, अनुनासिक के लिए हम जो मानक चिन्ह प्रयुक्त लेंगे वो है ये, इसको हम चंद्र बिंदु कहेंगे क्योंकि चंद्रमा की तरह है ना। ऐसे जैसे वर्ड है धुआं, चांद, इसके अलावा हंसना, ऐसे शब्द आते हैं इसमें चंद्र बिंदु के अंतर्गत। इसके अलावा आपको ये गृह कार्य है, आप समझ लीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक वाले 10-10 वर्ड लिखने आपको कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी सक्रियता का भी पता चले कि आप कितना कुछ समझ पा रहे हो। एक आता है विसर्ग, एक ये पढ़ लिया अनुस्वार, एक अनुनासिक और एक आप देखेंगे हम विसर्ग के बारे में। विसर्ग किसको कहते हैं? कहीं आप पहली बार तो नहीं सुन रहे हो विसर्ग को। विसर्ग जो ये अगली जो मात्रा लगी होता है ए के आगे, एह अपन कहते हैं ना, एह, ये जो बिंदु होते हैं ना, ये विसर्ग होते हैं। जैसे हम देखते हैं मन स्थिति होते हैं, जैसे मन कामना। इसके अलावा दुख और अधःपतन, ऐसे शब्द जिसके बीच में ये विसर्ग वाला चिन्ह आता है, इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे। जैसे मन स्थिति जो शब्द है, इसमें मन स्थिति को हम अगर ये विसर्ग नहीं लगाएंगे तो मन स्थिति हो जाएगा, तो इसमें बोलने में भी अंतर आता है। ये हो गए स्वर। और अब है व्यंजन देखिए कौन कौन से हैं। क वर्ग पूरा ही, जिसमें आ जाते हैं क ख ग घ ड़, और च वर्ग, ठीक है, और ट वर्ग भी पूरा हो गया, ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग, ठीक है।
त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में हो गए प फ ब भ म, और ये में हो गए ये रे ले वे, और श वर्ग में हो गए श श है। इसके अलावा आप देखिएगा जो ये टेट है, क ख ग घ हड़े हड़े जो शब्द है ना, वो तो अड़े हो गया। और इसके अलावा एक ये भी व्यंजन में आएगा। इसके अलावा ढ के नीचे भी ये चिन्ह होगा ना, ये भी इसमें आएगा, ये भी व्यंजन में शामिल है। ये दोनों वर्ड भी व्यंजन में शामिल है। इसके अलावा हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं ये च, त्र, च और स्र। संयुक्त इसको किस लिए कह रहे हैं? संयुक्त व्यंजन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से एक वर्ण का निर्माण हुआ। जैसे क्षत्रिय की बात करें तो हम ये हुआ है क और शेष। छः में हम हलंत करेंगे तो आगे प्लस है और जोड़ना होगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन है ना, वो पूरा स्वर के बिना नहीं हो सकता, इसलिए ए तो होगा ही इसके साथ में। अगर इसको हलंत करेंगे तो इसमें प्लस है होगा। इस प्रकार से क्षय का निर्माण हुआ। त्रय का उसी प्रकार त और र से हुआ। और ज का जो इसको ज और ये से हम निर्माण करेंगे, और श्रेय का शेष शलगम वाला और रे से। इस प्रकार से ये निर्माण होंगे संयुक्त व्यंजन। क्योंकि संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब जुड़ाव से ही होता है। किसी एक चीज़ को किसी अन्य चीज़ में मिलाते तो संयुक्त हो जाती है। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। और एक आप समझिएगा हल चिन्ह कौन से होते हैं? हल चिन्ह ये जो चिन्ह है ना, ये हल चिन्ह। इसका उदाहरण अगर हम जानेंगे तो ये अभी हमने लगाया था ना कै के नीचे, ये हल चिन्ह है। जैसे प्रहलाद में है के नीचे